वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर फर्स्ट। तो पिछली बार हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो आज हम पढ़ेंगे सक्रिय श्रेणी के तत्व क्या होते हैं। देखो, सक्रिय श्रेणी वो टेबल है या वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को आरोही क्रम में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाया गया है। ठीक है, तो जो भी सक्रियता श्रेणी के तत्व होंगे ना, उन्हें सबसे पहले सबसे ज्यादा सक्रिय, फिर उसके बाद उससे कम सक्रिय, फिर उससे बाद उससे कम सक्रिय, इस क्रम में जमाया गया। यानी पोटेशियम सबसे ज्यादा, सोडियम सबसे उससे कम, कैल्शियम उससे कम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, चांदी और सोना। ठीक है, अर्जेंटम और ऑरम बोला जाता है इसको। क्या बोलते हैं? अर्जेंटम और ऑरम। तो जो सक्रिय श्रेणी है उसको किस क्रम में जमाया गया है? अवरोही क्रम में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाया गया है। अब इसको जमाने का या इसको बनाने का पर्पस क्या था या इसका औचित्य क्या था? तो इसको बनाने के पीछे जो विस्थापन अभिक्रिया है, जो अपन लास्ट अभी अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो जो विस्थापन अभिक्रिया है ना, उसके अंदर इस सारणी का प्रयोग किया जाता है। उस अभिक्रिया को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। तो सक्रियता श्रेणी मतलब जो पोटेशियम होगा वो सबसे ज्यादा सक्रिय होगा। पोटेशियम से पहले Li लिथियम भी आता है, बट हमारे सिलेबस में पोटेशियम से, तो हम पोटेशियम से पढ़ेंगे। तो जो पोटेशियम होता है वो सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। ठीक है, तो पोटेशियम जब भी किसी भी दूसरे तत्व के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या करेगा? सबसे पहले ये अभिक्रिया करेगा, उसके बाद में अन्य तत्व अभिक्रिया करेंगे। यानी जो पोटेशियम होगा वो उससे कम सक्रिय वाले तत्व को अपने स्थान से हटाकर उसके स्थान पर जाकर बैठ जाएगा। ये हम वैसे समझ सकते हैं कि कोई भी ताकतवर आदमी किसी कमजोर आदमी को क्या करता है, अब उसकी जगह से हटाकर वहां पर क्या करेगा? बैठ जाएगा। यानी कोई एक व्यक्ति है जो क्या है? कमजोर है, तथा दूसरा व्यक्ति है जो उससे क्या है? ताकतवर है। ठीक है, ये क्या है? ताकतवर है। तो ये क्या करेगा? इस व्यक्ति को आसानी से क्या करेगा? हरा देगा और उसके स्थान पर क्या करेगा? अपने आप को स्थापित कर देगा। तो उसी तरीके से जो सक्रिय तत्व होते हैं ना, वो उनसे कम सक्रिय तत्वों को अपने स्थान से हटाकर क्या कर देते हैं? उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो ये जो श्रेणी होती है, इसे क्या कहा जाता है? सक्रियता श्रेणी। जो क्रम है इसका वो है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, अर्जेंटम और ऑरम। ठीक है, अब अपन अभिक्रिया पढ़ते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया में इसका प्रयोग कैसे होता है तथा इस श्रेणी को कैसे देखा जाता है। तो अब आती है विस्थापन अभिक्रिया। यानी इसकी जो परिभाषा होती है वो होती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित या हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को समझने के लिए हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं। जैसे ये ले लिया हमने A और ये हो गया हमारे पास B और ये हो गया, इसको थोड़ा दूर बना लेते हैं, प्लस B और ये हो गया हमारे पास C। ठीक है, इन्हें अलग अलग दर्शाने के लिए इसे शेड कर देते हैं और ये हो गया हमारे पास डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो जो A है वो ज्यादा सक्रिय होने के कारण B को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा और किसके साथ बॉन्ड बना लेगा? C के साथ। तो जो हमें उत्पाद के अंदर जो अभिक्रिया मिलेगी वो मिलेगी हमें इसको रब करते हैं। हाँ, तो हमें मिलेगी, ये हो जाएगा हमारे पास A और ये हो जाएगा हमारे पास C।
तो सी ने किसकी, ए ने किसकी जगह ले ली, ए ने ले ली बी की जगह, यानी ए ने क्या कर दिया, ए ने बी को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होती है वो कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन। इसका एग्जाम्पल है, जैसे ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल, इसमें लिया अपन ने जिंक सॉलिड फॉर्म में, कॉपर सल्फेट एक्वा फॉर्म में। एक्वा मतलब होता है जिस सॉल्यूशन में जल की मात्रा मिली होती है उसे बोला जाता है एक्वा सॉल्यूशन। अब क्या होगा, जो जिंक होता है ना वो कॉपर से क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा। यानी अगर हम श्रेणी में देखें तो श्रेणी में देखते हैं तो श्रेणी के अंदर जो जिंक होता है, ये वाला जो श्रेणी के अंदर देखिए जो जिंक है हमारे पास, तो जो जिंक है वो श्रेणी में किससे ऊपर आ रहा है, कॉपर से ऊपर आ रहा है। यानी कॉपर श्रेणी में नीचे है और जिंक क्या है, श्रेणी में ऊपर है। तो यानी इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो इन दोनों में से सबसे सक्रिय तत्व है जिंक और उससे कम सक्रिय तत्व है कॉपर। तो इस अभिक्रिया के अंदर कॉपर क्या करेगा, अलग हो जाएगा, किसके द्वारा, जिंक के द्वारा। यानी जो जिंक होता है ये क्या करेगा, जो जिंक होगा ये क्या कर देगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा। जो जिंक होगा ये किसको विस्थापित करेगा, कॉपर को विस्थापित करेगा और उसकी जगह खुद बैठ जाएगा। तो जब अभिक्रिया कंप्लीट हुई तो क्या हो गया, ये बन गया हमारे पास जिंक सल्फेट प्लस जो कॉपर था उसे इसने क्या कर दिया, अलग कर दिया। जब हमें मिला किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, और जिंक सल्फेट हमें मिला किस फॉर्म में, एक्वा फॉर्म के अंदर। तो इसके अंदर जो अभिक्रिया हुई वो क्या हुई, विस्थापन अभिक्रिया हुई। Zn ने किसको विस्थापित किया, कॉपर को। तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, यानी एक तत्व ने दूसरे तत्व को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो ये होती है विस्थापन अभिक्रिया। यहां पर जो सक्रियता श्रेणी काम आती है ना, वो काम आती है तत्वों की सक्रियता को ज्ञात करने के लिए। जो ज्यादा सक्रिय होगा वो तत्व दूसरे कम सक्रिय वाले तत्व को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा या अपनी जगह से क्या कर देगा, हटा देगा। इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। विस्थापन अभिक्रिया के अंदर एक और अभिक्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जिसे क्या बोलते हैं हम, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आयनों का आदान प्रदान, यहां बात की है आयनों का आदान प्रदान। आयन मतलब होते हैं कोई भी धन आयन या ऋण आयन। किसी भी तत्व के ऊपर या तो धन आयन होगा या ऋण आयन होगा, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, आदान या इंटरचेंज करेंगे। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है ये कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसे अगर हम फ्लो चार्ट या डायग्राम से समझें तो इसे हम समझेंगे जैसे हमने कोई दो तत्व ले लिए ए और बी, फिर लिया सी और डी। अब क्या करेंगे, इन्हें अलग अलग दिखाने के लिए हम ए को कर देते शेड, बी को रख देते खाली और इसको बना देते हम डॉट डॉट और ये कर दिए स्लाइड। ठीक है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या होगा, इसके अंदर ए क्या करेगा, सी को विस्थापित कर देगा और किसके साथ बंध बना लेगा, डी के साथ बंध बना लेगा। और बी किसके साथ बंध बनाएगा, सी के साथ बंध बनाएगा। यानी पहला जो विस्थापन हुआ वो ये हुआ और दूसरा विस्थापन हुआ वो ये हुआ। ठीक है, तो किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, या पहला इसको मान लो या दूसरा इसको मान लो। ठीक है, तो इसमें जो विस्थापन हो रहा है वो दो अलग अलग तत्वों का हो रहा है, यानी दो बार विस्थापन हो रहा है। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब जो हमारे पास उत्पाद होगा वो बनेगा ए और डी। ये हो जाएगा हमारे पास ए जिसे हमने शेड किया था और इसमें क्रॉस लाइंस बनाई गई थी, और हमें बाद दूसरा जो मिलेगा वो मिलेगा बी जो सेकंड मिलेगा अपन को मिलेगा बी और सी। ये हो जाएगा बी और ये हो गया हमारे पास सी।
तो इस तरह की अभिक्रिया जिसमें 2 बार विस्थापन होता है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। परिभाषा बोली जाए तो परिभाषा होती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर अभिकारकों के बीच में आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसका अगर एग्जाम्पल देखें हम, तो एग्जाम्पल है Na2SO4, ये एक्वा फॉर्म में प्लस BaCl2 यानी सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम सल्फेट हमारे पास एक्वा फॉर्म में और बेरियम क्लोराइड भी हमारे पास क्या है? एक्वा फॉर्म में। अब देखा जाए तो इनके अंदर ये क्या करेंगे, जो बेरियम क्लोराइड है ये टूटेगा और जो सोडियम सल्फेट है ये भी टूटेगा। जो सोडियम होगा वो किसके द्वारा अभिक्रिया कर लेगा? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा और किसको विस्थापित करेगा? बेरियम को विस्थापित कर देगा। ठीक है, जो सोडियम होगा वो किसको विस्थापित कर देगा? बेरियम को विस्थापित कर देगा और किसके साथ अभिक्रिया करेगा? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा। और फिर जो सल्फेट होगा वो किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा? बेरियम के साथ। यानी पहला विस्थापन यहां हुआ और दूसरा विस्थापन यहां पर हुआ। तो ये जो विस्थापन हुआ ये दो तरह से हुआ। एक तो सोडियम ने क्लोरीन के साथ किया और एक बेरियम ने सल्फेट के साथ किया। तो जो हमें उत्पाद यानी जो फाइनल प्रोडक्ट जो मिलता है इसे बोलते हैं हम उत्पाद वाला भाग या RHS। ठीक है, तो जो RHS या उत्पाद में हमें क्या मिलता है? RHS और उत्पाद में मिलता है हमें बेरियम सल्फेट। इसे क्या बोलते हैं हम? बेरियम सल्फेट। और ये होता है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसे साधारण भाषा में बोलते हैं साधारण नमक, जो हम घरों में यूज करते हैं। जो खाने में हम भोजन के अंदर यूज करते हैं वो कौन सा नमक होता है? NaCl या सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहां पर 2 तरह से विस्थापन हुआ। सोडियम ने क्लोरीन के साथ अभिक्रिया की और बेरियम ने सल्फेट के साथ अभिक्रिया की और फाइनल जो मिला हमारे पास वो मिला बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह का विस्थापन क्या कहलाता है? द्विविस्थापन कहलाता है। तो हमने पढ़ा सिंपल विस्थापन और उसी के अंदर हुआ हमारे पास सेकंड वाला द्विविस्थापन। अब इसके अंदर आयन कहां से हुआ? तो देखो, जो बेरियम होता है Ba, ये होता है 2+ के साथ और जो सल्फेट होता है वो होता है 2- के साथ। तो यहां पर धनायन है और यहां पर ऋणायन है। तो ये क्या करेंगे? आपस में बॉन्ड बनाएंगे और बॉन्ड बनाकर क्या बना लेंगे? BaSO4। ठीक है, यानी यहां पर आयनों का क्या हुआ? आपस में आदान प्रदान हुआ। उसी तरीके से NaCl को देखा जाए तो NaCl के अंदर Na+ होता है तथा Cl- होता है। यहां पर भी क्या है? आयन आए, इन दोनों ने बॉन्ड बनाया और क्या बना लिया? NaCl। तो यहां पर भी क्या हुआ? आयनों का आदान प्रदान हुआ और यहां पर भी क्या हुआ? आयनों का आदान प्रदान हुआ। ये दो होता है वो इलेक्ट्रॉनों द्वारा त्यागी गई टोटल संख्या, और या 2- होता है ये इलेक्ट्रॉनों द्वारा तत्वों द्वारा ग्रहण की गई इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो टोटल दोनों में क्या हुआ? यहां पर आयनों का क्या हुआ? आदान प्रदान हुआ, बेरियम सल्फेट के अंदर भी और सोडियम क्लोराइड के अंदर भी। तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? इस अभिक्रिया को कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो 2 तरह की अभिक्रिया होगी हमारे पास। एक था हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया जिसमें एक ही तत्व क्या हो रहा था? विस्थापित हो रहा था, और एक दूसरा हो गया हमारे पास द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब आगे चलते हम। अब आता है हमारे पास उपचयन और अपचयन। ठीक है, उपचयन और अपचयन। तो उपचयन और अपचयन होता क्या है? देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन उपचयन। इसे अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो इंग्लिश में बोला जाता है इसको ऑक्सीडेशन। तो इंग्लिश में याद करना ज्यादा आसान होता है, तो अगर हो सके तो आप इंग्लिश में याद रखें तो ज्यादा बेटर होगा। तो उपचयन जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, यानी हमें नाम से ही पता चल रहा है यानी कि ऑक्सीजन का कुछ वर्ड आ रहा है, यानी ऑक्सीजन इसमें क्या होगा? या तो ऐड होगा या क्या होगा? रिमूव होगा। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होती है उसकी जो परिभाषा होती है वो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में अगर हम बोले तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में कहेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। ठीक है,
अगर उपचयन की परिभाषा ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में दें तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? उपचयन कहलाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल से समझे हम, तो एग्जांपल इसका 2Cu, दो कॉपर के अणु या परमाणु और ऑक्सीजन के अणु क्या करते हैं? आपस में जब अभिक्रिया करते हैं या इसको क्या दिया जाता है? ताप दिया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ये क्या बना लेता है? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, क्या बना लेता है? ये कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, क्या बना लिया इसने? कॉपर ऑक्साइड। यानी इसे हम बोलते हैं धातु ऑक्साइड भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? धातु ऑक्साइड। ठीक है, तो जब कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की तो ऑक्सीजन का जो अणु है वो किसके साथ मिल गया? कॉपर के साथ मिल गया। यानी इस कॉपर के अंदर क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। तो हम कह सकते हैं कि इसमें किसका उपचयन हुआ? कॉपर का क्या हुआ? उपचयन हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ता है उसी का क्या होता है? उपचयन होता है। तो किसी भी तत्व का उपचयन हुआ या अपचयन हुआ, ये हम देखने के लिए हम केवल किस में देखा जाता है? अभिकारक वाले भाग में देखा जाता है कि किसी भी तत्व का उपचयन हुआ या अपचयन हुआ। ठीक है, तो अभिकारक के अंदर जो कॉपर है, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन जुड़कर हमें बना लिया 2CuO, यानी कॉपर ऑक्साइड बनाना है, यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो किसका उपचयन हुआ? कॉपर का उपचयन हुआ। ठीक है, तो ये तो हो गई ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में डेफिनेशन। अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कि अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उपचयन होगा। अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो हाइड्रोजन हमेशा क्या होगा? अलग होगा। तो इसकी जो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में डेफिनेशन है वो है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अलग होना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का तो जुड़ रहा है या ऑक्सीजन तो किसी रासायनिक अभिक्रिया से जुड़ रहा है, लेकिन जो हाइड्रोजन क्या हो रहा है? वो अलग हो रहा है। तो इन दोनों को अगर बोला जाए तो एक जुड़ रहा है और एक क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह की अभिक्रिया क्या कहलाती है? उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें होगा ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का अलग होना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का अलग होना। सिंपल सी बात है, अगर ऑक्सीजन एक जुड़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन जुड़ेगी तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। अब बात करते हैं अगली अपचयन के बारे में। तो अपचयन में भी हम क्या बात करेंगे? दोनों के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। पहले बात करेंगे ऑक्सीजन के बारे में और फिर बात करेंगे हाइड्रोजन के बारे में। तो पहले बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। उपचयन के अंदर क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन जुड़ रहा था। ठीक है, अपचयन को दूसरा नाम इंग्लिश में बोला जाता है रिडक्शन। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है, रिडक्शन यानी किसी चीज का अलग होना, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना और रिडक्शन यानी ऑक्सीजन का अलग होना। ठीक है, रिडक्शन यानी होता है कि किसी भी चीज का बाहर निकलना, किसी भी चीज का बाहर निकलना। ठीक है, तो अपचयन या रिडक्शन के अंदर ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में अपन डेफिनेशन देखें तो होती है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अलग होना अपचयन कहलाता है। ठीक है, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसके अंदर तत्व या यौगिक से अगर ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अपचयन या रिडक्शन। अब एग्जाम्पल से समझे हम, तो एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में है अपने पास अभिकारक के अंदर है अपने पास कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या कौन सा तत्व है? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास हाइड्रोजन। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक है, तो हम इस अभिक्रिया करेगा या उसको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे या तापन देंगे, तो क्या होगा कि कॉपर से जो ऑक्सीजन का अणु है ना, ये क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा और किसके पास चला जाएगा? हाइड्रोजन के पास चला जाएगा। ठीक है, तो अभिकारक के अंदर कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके या उसको गर्म किया जाता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सिंपल कॉपर में, और हमें क्या प्राप्त होता है? दूसरा जल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या प्राप्त हुआ? हमें कॉपर प्राप्त हुआ। तो हम कहेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन टूटकर अलग हो रहा है या ऑक्सीजन उस यौगिक से अलग हो रहा है तो उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे? अपचयन या रिडक्शन कहेंगे। तो अब इसके अंदर पूछा जाता है कि निम्न अभिक्रिया में किस
तत्व का या किस यौगिक का अपचयन हुआ। तो इसमें क्या बोलेंगे हम, किसको देखेंगे, अभिकारक में से देखेंगे कि किस में से ऑक्सीजन अलग हो रहा है या किस में से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो उसी का अपचयन होता है या उसी का उपचयन होता है। तो हम अपचयन की बात कर रहे हैं, तो अभिकारक के अंदर हम देखते हैं तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और कॉपर से ही जो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो क्या कहा जाएगा कि निम्न अभिक्रिया के अंदर कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो जिसमें से ऑक्सीजन अलग होता है उसी का क्या होगा, अपचयन होगा। हम यूं नहीं कहेंगे कि कॉपर का अपचयन होगा, नहीं, किसका अपचयन होगा, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन होगा। यानी कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन टूटकर बाहर निकल रहा है या ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है या कमी हो रही है। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन अभिक्रिया कहलाएगी। अब सेकंड वाले टॉपिक, सेकंड की बात करते हैं हम कि किसी भी रासायनिक, या हम हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में जो डेफिनेशन होती है जस्ट उसकी डबल होती है हाइड्रोजन, सॉरी डबल नहीं, अपोजिट होती है हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। अगर ऑक्सीजन अलग हो रहा है तो हाइड्रोजन जुड़ेगा और अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन क्या होगा, अलग होगा। तो अपचयन अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अलग होता है तथा हाइड्रोजन क्या होता है, उस अभिक्रिया के अंदर जुड़ता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ऑक्सीजन का अलग होना, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, तथा ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का अलग होना उपचयन कहलाती है। ठीक है, समझ में आया दोनों परिभाषा। ठीक है, तो इसमें हम दो के बारे में बात कर रहे हैं, या तो ऑक्सीजन के बारे में पूछा जाएगा या किसके बारे में पूछा जाएगा, हाइड्रोजन के बारे में पूछा जाएगा। अगर इंग्लिश में नाम याद रख सकते हैं तो बहुत बेटर होगा कि ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, और अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इस अभिक्रिया में हमेशा क्या होगा, हाइड्रोजन अलग होगा। ठीक है, और अगर अपचयन की बात करें तो अपचयन होता है रिडक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ चीज क्या हो रही है, इसमें से रिडक्ट हो रही है या उसमें से अलग हो रही है या उसका ह्रास हो रहा है। तो रिडक्शन मतलब कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या होना, अलग होना, और अगर ऑक्सीजन अलग होगा तो क्या होगा, हमेशा हाइड्रोजन उसमें जुड़ेगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन, उपचयन तथा अपचयन। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है कि रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों तरह की अभिक्रिया होती है। यानी इसकी डेफिनेशन बोले तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों होता है, ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, यानी इनमें उपचयन भी होगा और अपचयन भी होगा, दोनों तरह की अभिक्रिया जिसमें परफॉर्म होगी वो क्या, कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, वो कहलाएगी हमारे पास रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल है CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो अब इसमें देखो कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट वाला, इसे देखते हैं हम। ठीक है, इसे मैं बना देता हूं यहां पर, और ये हो गया यहां पर। ठीक है, यही सेम अभिक्रिया हमने पीछे ली थी जिसमें अपचयन भी हो रहा था। ठीक है, तो हमने केवल सिर्फ अपचयन के बारे में पढ़ा था। तो अपचयन में पढ़ा था जी कॉपर ऑक्साइड था, उससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है। ऑक्सीजन अलग होने के कारण जो कॉपर ऑक्साइड है ना, इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। लेकिन इस जो केमिकल इक्वेशन है इसके अंदर दो तरह की अभिक्रिया परफॉर्म हो रही है, एक तो हो रही है अपचयन और एक हो रही है उपचयन। तो पहले बात करते हैं उपचयन की। तो उपचयन की परिभाषा हमने ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में पढ़ी थी कि किसी भी अभिक्रिया के अंदर या किसी भी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और फाइनल जो उत्पाद में हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, H2O। तो हाइड्रोजन का तो क्या हो रहा है, उपचयन, और कॉपर ऑक्साइड से क्या अलग हो रहा है, ऑक्सीजन। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक है, तो इसके अंदर उपचयन भी हुआ और इसके अंदर क्या हुआ, अपचयन भी हुआ। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होती है ना, वो कौन सी कहलाती है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, वो कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, जिस अभिक्रिया के अंदर उपचयन भी परफॉर्म होता है और अपचयन भी परफॉर्म होता है, इस तरह की अभिक्रिया को कहते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।
ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया। अब दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो जिंक ऑक्साइड से तो ऑक्सीजन अलग हो जाता है तथा ये कहां चला जाता है, कार्बन के पास, और CO बना लेता है। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन जब अभिक्रिया करेंगे तो जो उत्पाद में हमें प्राप्त होगा, जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा जिंक प्लस CO। इससे बोलते हैं हम कार्बन मोनो ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसे हम, कार्बन मोनो ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें भी हम दो तरह की अभिक्रिया देख सकते हैं। इसके अंदर भी उपचयन हो रहा है और दूसरी अभिक्रिया क्या हो रही है, अपचयन हो रहा है। तो किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है ये देखेंगे। ठीक है, तो उपचयन की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि किसी भी तत्व के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना या किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। तो इसमें अगर हम उपचयन देखें तो हमारे पास उपचयन हो जाएगा कार्बन का, इसे एक बार अब कर लेते हैं, हाँ ठीक है। तो अगर इसके अंदर देखें तो कार्बन ये किसके साथ अभिक्रिया क्या बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड या CO। तो यहां पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, उपचयन। और जिंक ऑक्साइड क्या कर रहा है, जो जिंक ऑक्साइड है इसमें से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है। ठीक है, इसमें से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है। इस कारण यहां पर क्या हो रहा है, अपचयन वाली अभिक्रिया क्या हो रही है, परफॉर्म हो रही है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न अभिक्रिया के अंदर किस यौगिक या किस तत्व का उपचयन हो रहा है या किस यौगिक का अपचयन हो रहा है। तो यहां पर जो होगा अभिकारक में देखेंगे हम, जिंक ऑक्साइड का तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ठीक है, हम उत्पाद में नहीं देखेंगे, हम कहां देखेंगे, LHS साइड या अभिकारक साइड देखेंगे कि कौन से तत्व से ऑक्सीजन अलग हो रहा है और कौन से तत्व के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो जिस तत्व से ऑक्सीजन अलग होगा वो उसका तो क्या हो जाएगा, अपचयन, और जिस तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा उसका क्या हो जाएगा, उपचयन। तो कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका हो गया उपचयन, और जिंक ऑक्साइड के साथ अगर ऑक्सीजन अलग हो रहा है तो इसका क्या हो गया, अपचयन। यानी दोनों ही अभिक्रिया या दोनों ही इक्वेशन के अंदर दो तरह की अभिक्रिया परफॉर्म हो रही है, एक तो हो रही है उपचयन और दूसरी हो रही है हमारे पास अपचयन। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होती है ना, इसे हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है या किसके साथ ऑक्सीजन अलग हो रहा है, किसमें उपचयन हो रहा है या किसमें अपचयन हो रहा है, या इसमें दोनों तरह की अभिक्रिया परफॉर्म हो रही है। तो ये अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो हमारे पास तीन तरह की अभिक्रिया होगी जो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में है। पहली हो गई हमारे पास उपचयन, दूसरी हो गई अपचयन, और तीसरी हो गई रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो ये था रेडॉक्स अभिक्रिया। अब नेक्स्ट आते हैं हम, जो हमारा इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है वो है संचारण। ठीक है, संचारण किसे बोलते हैं, सामान्य भाषा में हम इसे बोलते हैं जंग लगना। ठीक है, जंग, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, जंग कहा जाता है। तो संचारण क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास की ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि से क्रिया करके संचारित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संचारण कहा जाता है। मतलब कोई भी धातु अपने आसपास के वातावरण में मौजूद किसी भी तरह की ऑक्सीजन, आर्द्रता तथा अम्ल या नमी के साथ क्या कर लेगी, अभिक्रिया कर लेगी, तथा क्या हो जाती है, वो संचारित हो जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है संचारण अभिक्रिया। क्या बोला जाएगा, संचारण अभिक्रिया। इसे सिंपल नॉर्मल भाषा में बोला जाता है जंग लगना। ठीक है, जैसे लोहे के ऊपर क्या होता है, जब लोहे को हम खुले में रख देते हैं, ठीक है, जब लोहे को हम क्या करेंगे, खुले में रख देंगे, तो खुले में रखने के कारण क्या होता है, जो वातावरण में मौजूद मॉइस्चर या आर्द्रता होती है ना, आर्द्रता मतलब अगर वातावरण में नमी मौजूद है तो क्या है, वायु क्या होगी, आर्द्र होगी। ठीक है, तो आर्द्रता का मतलब सीधा सीधा हम ये समझेंगे कि नमी मौजूद है। नमी यानी वातावरण के अंदर पानी या जल की मात्रा है, और
ऑक्सीजन है वातावरण में और किसी भी तरह का अम्ल है, तो ये सब क्या करेंगे, लोहे के साथ अभिक्रिया करेंगे और लोहे के ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ा देंगे। ठीक है, कैसे परत चढ़ाएंगे, एक भूरे रंग की परत चढ़ा दे देंगे, तो वो लेयर बाय लेयर क्या होती है, एक के ऊपर एक चढ़ती चली जाती है और नीचे जो लोहा होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है, उसकी मात्रा धीरे धीरे क्या होती है, कम होने लगती है, जिसे हम बोलते हैं लोहा खप जाना। ठीक है, लोहे का खत्म होना। तो अगर हम नॉर्मली देखा जाए तो जंग लगने पर लोहे का जो वजन होता है ना वो घटना चाहिए, लेकिन इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, जंग लग जाता है, तो जंग लगने के बाद जो लोहा होता है ना उसका वेट क्या होता है, क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, वेट क्या हो जाता है उसका, बढ़ जाता है। नॉर्मली तो अगर लोहा कम होगा, उसकी मात्रा क्वांटिटी कम होगी, तो लोहे का जो वजन होगा वो कम होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि लोहे के साथ जो अभिक्रिया होती है ना, तो रस्टिंग जो बनता है, जो रस्ट जो होता है वो लेयर बाय लेयर बनता है और उस जो लोहे का वजन क्या होता है वो बढ़ा देता है। अब अलग अलग धातुओं के साथ क्या होती है, अलग अलग तरह की क्या होती है, अभिक्रिया या संचारण अभिक्रिया होती है। तो लोहे के साथ जो संचारण अभिक्रिया होती है उसका रंग कैसा होता है, उसका रंग होता है भूरा। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फेरस ऑक्साइड Fe3O4। ठीक है, ये होता है जंग लगने या जंग का फॉर्मूला Fe3O4। अब ये अलग अलग धातुओं में भी होती है। ठीक है, पहला तो अपन ने पढ़ लिया लोहे के अंदर होती है, दूसरा हम पढ़ेंगे कॉपर या किसके ऊपर, कॉपर के ऊपर। ठीक है, कॉपर या तांबा। ठीक है, तांबा। अब कॉपर के ऊपर संचारण होता है ना, तो इसके ऊपर किस तरह की लेयर चढ़ जाती है, इसके ऊपर चढ़ती है हरे रंग की लेयर। ठीक है, जब कॉपर को खुले में रख दिया जाता है तो उस कॉपर के ऊपर क्या हो जाती है, ऑक्सीजन तथा आर्द्रता से क्रिया करके वो जो धातु होती है कॉपर धातु, वो क्या करती है, संचारित हो जाती है। और जो संचारण का जो रंग होता है वो कैसा होता है, हरे कलर का। ठीक है, तो कहीं भी अगर कॉपर को अपन खुले में रखेंगे ना, तो उसके ऊपर किस तरह की परत चढ़ जाएगी, हरे रंग की परत चढ़ जाएगी, यानी उसके ऊपर क्या होने लगा है, संचारण अभिक्रिया होने लगी, या उसके ऊपर जंग लगना क्या होने लग गया है, स्टार्ट होने लग गया है। ठीक है, ऐसे ही बात करेंगे तीसरी धातु की, चांदी। चांदी, ठीक है, चांदी के ऊपर अगर संचारण होगा ना, तो उसके ऊपर किस तरह का कलर चढ़ेगा, काले रंग का। ठीक है, अगर चांदी को हम खुले में पहनते हैं या उसको हम खुले में रख देते हैं, तो जो अगर नॉर्मली मानते हैं, अगर नॉर्मली हम पहनते हैं ना, तो हमारी बॉडी से जो निकला हुआ पसीना होता है वो क्या करता है, चांदी के साथ क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, नमी हो जाती है, नमी होने के कारण ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन और नमी दोनों मिलकर क्या करती है, इस चांदी को संचारित कर देती है, और संचारण होने के कारण इसके ऊपर एक काले रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, काले रंग की परत चढ़ जाती है, तो चांदी कैसी होने लगती है, काले कलर की होने लगती है। तो जब काले रंग की परत चढ़ने लगती है ना, तो इस अभिक्रिया को क्या होते हैं, यानी चांदी क्या होने लगी है, संचारित होने लगी है, इसमें संचारण की अभिक्रिया क्या होने लगी है, परफॉर्म होने लगी या स्टार्ट होने लगी है। फिर इसको क्या किया जाता है, इसे एक्वारिजिया, ठीक है, या जो सुनार होते हैं वो क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन होता है केमिकल, ठीक है, केमिकल के अंदर डालकर इस परत को, जो काले कलर की परत होती है ना, इसे बाहर निकाल देते हैं और चांदी क्या हो जाती है, वापस से शुद्ध हो जाती है। ठीक है, तो संचारण क्या होता है कि कोई भी धातु अपनी बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन, आर्द्रता या अम्ल की उपस्थिति में संचारित होती है। इस अभिक्रिया को, इस पूरी संपूर्ण अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, संचारण कहा जाता है। और सामान्य भाषा में बोलते हैं हम इसे जंग लगना। किसी भी धातु पर क्या लगना, जंग लगना। ठीक है, अब धातु पर जंग लगती है, यानी वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। ठीक है, एक स्थिति ऐसी आएगी कि जो धातु है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और हमारे पास क्या हो जाएगा, वहां से किसी भी तरह का जो उससे बनाई हुई कोई भी वस्तु है वो क्या हो जाएगी, गिरने लगेगी। जैसे ब्रिज होते हैं, ब्रिज के अंदर आयरन का इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर आयरन पे जंग लगने लगेगा तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो कमजोर पड़ने लगेगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि जो पुल होगा वो क्या हो जाएगा, ढह जाएगा। तो इस स्थिति से या जंग या संचारण से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया की जाती है। ठीक है, या फिर उसके ऊपर लेपन किया जाता है। ठीक है, तो संचारण को हटाने के लिए जो लेपन किया जाता है वो
किसका किया जाता है, जिंक का लेपन किया जाता है। किसका लेपन किया जाता है, जिंक का लेपन किया जाता है। और इस जिंक के लेपन को क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, इस अभिक्रिया को या किसी भी धातु के ऊपर जिंक का लेपन करना क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। और ये अभिक्रिया क्या करती है, किसी भी धातु को संक्षारण से बचाती है या जंग से बचाती है। ठीक है, तो जंग क्या हो गया कि किसी भी रासायनिक, किसी वो अभिक्रिया जिसके अंदर खुले में कोई धातु रखी हुई है और उसमें ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल या किसी भी अन्य तरह के जो पदार्थ होते हैं वो क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। और अभिक्रिया कर उसके ऊपर लेयर बाय लेयर रस्टिंग या संचारण कर देंगे। इस पूरी अभिक्रिया को कहेंगे संचारण अभिक्रिया कहेंगे। और इससे बचने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिसे बोलते हैं हम गैल्वेनाइजेशन। क्या कहेंगे हम, गैल्वेनाइजेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास संचारण। अब लास्ट टॉपिक आते हैं हम, विकृत गंधिता। ठीक है, क्या होते हैं ये, विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता क्या होती है, नाम तो इतना बड़ा है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि विकृत गंधिता होती क्या है। देखो क्या होता है, जब हम मार्केट से चिप्स लेकर आते हैं तो चिप्स के अंदर हाफ जो पॉलीथीन होती है वो हाफ गैस से भरी होती है और हाफ में क्या होते हैं, चिप्स होते हैं। तो जो गैस, जो पॉलीथीन के अंदर जो गैस होती है वो कौन सी गैस होती है, वो होती है नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस होती है, वो होती है नाइट्रोजन गैस। तो विकृत गंधिता किसे कहेंगे, तो विकृत गंधिता बोलेंगे कि वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री, तेलीय खाद्य सामग्री जो तेल से बनी हुई है या जिसे हम फ्राई करते हैं, ठीक है, वो होती है तेलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसके स्वाद में तथा उसके गंध में क्या होने लगती है, परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, अब वो परिवर्तन क्या होता है कि जो उसके स्वाद में और उसके गंध में परिवर्तन आने लगता है ना, वही क्या कहलाती है, विकृत गंधिता कहलाती है। यानी उसके अंदर पॉस्चराइजेशन होने लगता है तेल और वसा युक्त खाने के अंदर। ठीक है, जब हम किसी जैसे चिप्स होते हैं तो चिप्स को क्या किया जाता है, फ्राई किया जाता है। तो फ्राई करने के बाद उसमें जो तेल की मात्रा क्या होती है, उसमें बढ़ जाती है। तो तेल बढ़ने के कारण ये क्या करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या कर लेता है, पॉस्चराइजेशन हो जाती है। और इसके अंदर क्या होती है, जो उसका स्वाद और इसकी जो गंध होती है ना, ये दोनों क्या होने लगते हैं, चेंज होने लगते हैं। स्वाद और गंध दोनों क्या होने लगते हैं, चेंज होने लगते हैं। तो जो चिप्स होते हैं, ठीक है, जो चिप्स होते हैं ना, इसको लंबे समय तक रखने के लिए क्या होती है, चिप्स की जो पॉलीथीन होती है ना हमारे पास, जो चिप्स की पॉलीथीन होती है, इन चिप्स की पॉलीथीन के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन को निकालकर क्या भर दी जाती है, इसमें गैस भर दी जाती है। ठीक है, चिप्स के साथ कौन सी भर दी जाती है, गैस, नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। तो ये क्या होते हैं कि ये तेल और वसा युक्त खाने के साथ क्या करती है, अभिक्रिया नहीं करती और इसे क्या करती है, लंबे समय के लिए संरक्षित रखती है। ठीक है, तो किसी भी वसायुक्त या तेलीय पदार्थ के अंदर जब स्मेल आने लगती है या उसके स्वाद में परिवर्तन होने लगता है, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया परफॉर्म होती है इन खाद्य पदार्थों के अंदर, उसे हम कहते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, क्या कहेंगे उसे, विकृत गंधिता। ठीक है, और इस अभिक्रिया इसको हटाने के लिए या इस अभिक्रिया को कम करने के लिए ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है और उसके अंदर अन्य निष्क्रिय गैसेज या नाइट्रोजन गैस को क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। तो ये क्या होती है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना, फिर लंबे समय तक क्या होते हैं, आगे तक हम उन पदार्थों को यूज या उन्हें खा सकते हैं। ठीक है, तो विकृत गंधिता को कम करने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है और किसी अन्य गैसेस को, नाइट्रोजन को या अन्य अक्रिय गैसेस को क्या कर दिया जाता है, उनकी वैल्यू को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, जो क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं और उन्हें खराब नहीं कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है, ये पूरा क्या होता है, विकृत गंधिता होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो हमने जो पढ़ा, आज जो पढ़ा वो पढ़ा हमने, सबसे पहले पढ़ा हमने उपचयन। ठीक है, सबसे पहले पढ़ा हमने क्या, उपचयन, उसके बाद पढ़ा अपचयन, फिर पढ़ा रेडॉक्स अभिक्रिया, फिर पढ़ा संचारण
और उसके बाद पढ़ा हमने विकृत गंधिता। ठीक है, तो इस विकृत गंधिता के साथ ये जो चैप्टर था, ये सेकंड पार्ट था, ये भी समाप्त होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर भी हम कैसे करेंगे, पार्ट वाइज करेंगे। ठीक है।